मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और हमराही कार्यक्रम के साथ साथ रेडियो मधुबन पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते रहो। आप श्रोताओं इस कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमें हमारे पुराने कार्यक्रमों पर लगातार आप सबकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसके लिए रेडियो मधुबन तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता। पिछले रविवार श्रोताओं आपने एक बड़ी ही अनूठी कहानी सुनी, दीपक जी और तुलसी जी की, और आपने देखा कि दोनों ही बेरोजगार हैं, लेकिन किस तरह समाज परिवार की उपेक्षा ने दीपक जी को गवर्नमेंट जॉब नहीं होने के बावजूद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विवाह करने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उनकी जिंदगी में बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक कई संघर्ष रहे और आज समझदारी से, आपसी तालमेल से वो दोनों अपने जीवन को आगे। श्रोताओं, हमारी आज की कहानी भी दीपक जी की कहानी से कुछ अलग नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दीपक जी भी जहां बेरोजगार थे, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी वर्तमान में किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। वो लोग भी टोटली ब्लाइंड थे। यहाँ पर आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी दोनों पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं। और पिछले कई कार्यक्रम हम पंजाब से प्रसारित कर रहे थे, इस बार हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं और मध्य प्रदेश का भी वो इलाका जिसको संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, वहां पर, यानी आप समझ गए होंगे, हम जबलपुर मध्य प्रदेश में हैं आजकल। और हमारे मेहमान जो है आज के वो इसी इलाके से संबंध। एक विशेष बात और दोस्तों, तमाम विशेष बातों के साथ साथ, कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इस रूप में भी खास हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने स्वयं से आगे होकर के हमसे संपर्क। अब आप समझिए कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कितनी मुश्किलात आती होंगी। देखिए, आपके लोगों को ढूंढना, उनसे बात करना, उनकी कहानी को किसी न किसी नए ढंग से आप सबके लिए प्रस्तुत करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य। ऐसे में अगर कोई साथी आगे से संपर्क करते हैं तो हमारा काम 50% आसान हो जाता है। और बार बार हम इसी बात का आह्वान आप सबसे करते हैं कि यदि आप विवाहित हैं, यदि आप में से कोई भी एक दिव्यांग है, तो आप हमारे इस हमराही कार्यक्रम का हिस्सा कभी भी बन सकते हैं। उम्मीद है श्रोताओं आप संपर्क जरूर करेंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के दोनों मेहमानों का। आज के हमारे मेहमान हैं प्रदीप रैदास जी और ममता चौरसिया जी। तो प्रदीप जी और ममता जी, आप दोनों का रेडियो मधुबन के इस हमराही कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, और आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और सभी रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी साथियों को हिंदू नववर्ष की एवं नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जी ममता जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो प्रदीप भाई जी, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप विस्तार से जरा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रदीप रैदास है जी, और
मैं पूर्ण रूप से जन्म से ही दृष्टि बाधित हूँ। और मैंने जो सबसे पहले जो पढ़ाई की है 12वीं तक मैंने शासकीय दृष्टि बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर में है, यहाँ 14 साल रह करके मैंने पढ़ाई की है जी। और उसके बाद आगे चित्रकूट जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से जी 2014 में मैंने बैचलर डिग्री ली म्यूजिक से। अच्छा। और उसके बाद वहीं से 2016 में मास्टर डिग्री भी म्यूजिक से ली जी। और उसके बाद फिर मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की 2 बार जी। और उसके बाद अभी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ और कुछ समय के बाद मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है। क्या बात है, बहुत खूब। तो प्रदीप भाई, ये जो आंखों की समस्या है आपको, परिवार में किसी और को भी है? नहीं, केवल मुझे। और तो कुछ लाइट वगैरह या थोड़ा बहुत कुछ धूप छाव दिखाई देता है? नहीं, हमको नहीं दिखता है। तो वर्तमान में आप फिर अपनी आजीविका को चलाने के लिए प्रदीप भाई क्या कर रहे हैं? आजकल अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ समय तक तो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे, अभी भी चल रहा है, लेकिन कोरोना ने समय बहुत गड़बड़ कर रखा है। और लेकिन फिलहाल में कहीं थमे नहीं, ऑनलाइन म्यूजिक क्लास आज भी चलती है और 800 पर स्टूडेंट लेकर के अपन, मतलब 800 रुपए पर स्टूडेंट लेकर अपन काम कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास आजकल? अभी ज्यादा नहीं है, 3-4 स्टूडेंट हैं। तो अभी आप जहाँ रह रहे हैं, कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारी मम्मी है और बड़ी बहन है, उनके बच्चे हैं 2 भांजे भांजी, और पिताजी अभी अभी स्वर्गीय हुए हैं 18 दिसंबर को। ओह अच्छा जी, बड़ा दुख हुआ जान करके जी। तो आप 2 मतलब भाई बहन हैं? हमारी 2 बहनें हैं, हम अकेले भाई हैं। अकेले भाई? दोनों बहनों की शादी कर दिए हैं, तो एक बहन के तो जीजा जी खत्म हो गए, तो वो यहीं रहने लगी हैं। उनका भी ध्यान आप रख रहे हैं एक तरह से? जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। काफी मतलब युवा अवस्था में काफी कुछ देखा है आपने, काफी कष्ट सहन जी किया। मैंने तो सर जन्म से ही बहुत सारा कष्ट देखा है। अच्छा। जब मैं 2.5 दिन का था तब, मतलब हमारा बचपन से ही गरीबी स्थिति में और इतनी जबरदस्त स्थिति में गुजरा है कि उसे बताना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। नहीं, कोई मुख्य बात अगर हो जो आप बताना उचित समझे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने उस दुखी एक जो हिस्सा है आपके जीवन का, उसको साझा कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के साथ, आप चाहें। जी, पहले कष्ट तो मेरे पिताजी में था कि मेरे पिताजी की सौतेली माँ थी। अच्छा। तो उससे और हमें कष्ट बढ़ने लगा। हम 2.5 दिन के थे तब हमारा इलाज चालू हुआ। दिन में पिताजी कमाई करते थे, जो कुछ मिल जाता था। उस समय तो 1 रुपए भी कमाना बहुत महंगा होता था। आज से 32-33 साल की बात है। तो जब दिन भर कमाते थे और शाम को फिर 6-7 बजे हमें दवाई कराने ले जाते थे जी। तो हमारी मम्मी के पास जितना कुछ था, गहना वगैरह जितना कुछ, सब हमारी दवाई में लग जाता, सब बेच दिया। फिर उन्होंने बताया, 3 साल तक डॉक्टरों ने खूब इलाज किया जी। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मुंबई ले जाओ भाई, 1 लाख रुपए लगेगा। तो हमारे पिताजी ने ये कह दिया, बोले भैया अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम 1 लाख रुपए भी नहीं लगा पाएंगे जी। अब हम छोड़ देते हैं ईश्वर के भरोसे पर। जी। तो हमारे गांव में एक हमारे तहसीलदार आए, उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि आप 3 लाख रुपए हमसे ले लीजिए और कोई धंधा इनके नाम खोल लीजिए, बिजनेस खोल लीजिए। तो देखिए, हमारे वैसे कम बहुत लोगों का ऐसा विचार नहीं रहता जी, बहुत कम ऐसे विचार मिलते हैं जो हमारे पिताजी ने कहा। हमारे पिताजी ने कहा, बोले पैसे तो हम आज नहीं कल कमा लेंगे जी, सबसे बड़ी बात होती है हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा। बिल्कुल, वो अगर आप करा दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। यह सुन के तहसीलदार जी हमारे चकित रह गए, बोले बहुत अच्छा, आपका जो विचार है वो शायद बहुत कम मिलेगा,
जी हाँ। और उसके बाद उन्होंने हमें जबलपुर दृष्टिबाधित विद्यालय में एडमिशन दिलाया 1999 में। जी हाँ। तो बड़ा मतलब वाकई में ये परिस्थितियां जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण होती हैं जी। और कमोबेश बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथियों के जीवन में हम देखते हैं कि न जाने क्यों बचपन से ही बहुत संघर्ष लिखा होता है। जी जी। चलिए ममता जी से थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और ममता जी भी श्रोताओं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आप सबको कि दृष्टिबाधित हैं। ममता जी। जी हाँ सर जी। बताएं अपने हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में। जी सर, मैं झारखंड स्कूल से पढ़ाई की हूँ 8वीं तक। उसके बाद मैं 12वीं तक दिल्ली से पढ़ाई की हूँ और मैं ब्लाइंड 5 साल से हुई हूँ। अच्छा। पूर्ण रूप से। अच्छा। बस मुझे लाइट पता चलता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा, लाइट पता चलता है। जी हाँ। तो दिल्ली में कहाँ पर रहे थे, कौन सी संस्था में रहे आप? संस्था दिल्ली में पढ़ाई की नगर। आप? संत नगर। संत नगर। जी 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 जी। तो घर का काम वाम कर लेती हैं आप? जी हाँ सर जी। क्या क्या कर लेती हैं? झाड़ू, बर्तन, खाना, बस खाना पूरा बना लेती हैं? थोड़ी बहुत रोटी में दिक्कत आती है, नहीं तो फिर सब सब्जी वगैरह, दाल वगैरह सब अच्छे से बना लेती हैं? जी हाँ सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो अब इन दिनों कुछ सीख रही हैं आप? सर जी अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ बस 12वीं तक पढ़ाई की हूँ, आगे पढ़ूंगी। आगे पढ़ाई करेंगे ना, अच्छी बात है। जी हाँ, आगे पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ जरूर। जी हाँ सर जी। आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जी हाँ सर। शिक्षा से ही कई सारी समस्याओं का समाधान निकलता है, बल्कि सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा से ही निकलता है। खैर। जी हाँ। तो यहाँ पर भी अब कोई जो कुछ नहीं आता है आपको, उसको लेकर के अब जब से आप शादी करके आई हैं तो कोई परेशानी तो नहीं रहती है? नहीं सर जी। नहीं रहती है? नहीं। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को ममता जी? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? जी हाँ सर। खुश हैं आप? जी हाँ सर जी, खुश है। तो शादी करने का निर्णय कैसे लिया आपने? घर वालों ने कहा था या आपका अपना निर्णय है ये? सर मैं सोची कि पढ़ाई कैसे करूंगी, पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। मम्मी, जो हमारी सिर्फ मम्मी है, वो स्कूल में खाना बनाती है तो उतना ध्यान नहीं दे पाती थी मेरे ऊपर। तो मैं सोची अब कुछ कर लेना चाहिए। तो फिर मैं यही सोचकर 12वीं तक किसी तरह पढ़ाई की, उसके बाद मैं शादी कर ली। तो परिवार में आप और आपकी मम्मी है केवल? हमारी मम्मी है और हमसे 3 बड़ी बहन है और 1 छोटी बहन है। 5 बहनें हैं हम सारे। उनको किसी को तो नहीं आंखों की समस्या? नहीं सर जी। आप ही को है? जी हाँ। तो आपकी तो जब आंखों की रोशनी गई होगी तो इलाज वगैरह भी नहीं करवा पाए होंगे आप तो ठीक से ना? जी सर जी। तो झारखंड में कहाँ से हैं आप? जिला हजारीबाग। हजारीबाग से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो किसने बताया था आपको ये प्रदीप जी के बारे में? मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड के दोस्त के द्वारा पता चला। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब और भी कहीं बातचीत हुई थी शादी की, या सीधे यहीं पर ही बातचीत हुई और यहीं शादी हो गई? नहीं, और जगह बातचीत तो वो लोग किए थे लेकिन हो नहीं पाया था। नहीं, कहीं मतलब परिचय सम्मेलन वगैरह में या ऐसे कहीं गए थे या? नहीं, बस मेरी फ्रेंड बात ही करती थी फोन पे। अच्छा जी। क्या नाम है आपकी फ्रेंड? पूजा। वो क्या करती हैं? वो भी 12वीं तक पढ़ाई की है और शादी कर ली। आपके वहीं झारखंड से ही हैं? बिहार। बिहार से? जी। तो ममता जी आप आराम से कहिए अपनी बात, घबराइए नहीं। हमें ऐसा लग रहा है कि कई बातें जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं आपको, तो आप बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, आप यूँ समझिए कि जी सर जी, मतलब आप आपके घर में ही बैठी हैं और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा बहुत ही सामान्य सा कार्यक्रम है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को जो जीवन की समस्याएं हैं उनसे रूबरू करवाएं। तो श्रोताओं, आज मिल रहे हैं प्रदीप जी और ममता जी से हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत। और प्रदीप जी जबलपुर से हैं, ममता जी झारखंड से हैं, दोनों दृष्टिबाधित हैं।
और दोनों ही अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रदीप भाई, जी सर, वही बात आती है घूम फिर करके कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो आपको भी बिना नौकरी के शादी करनी पड़ गई? मजबूरी ये थी सर कि हमारी मम्मी ये कहा करती थी, बोले बेटा पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती है। 2-3 सालों से मम्मी की खूब तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी सेवा के लिए मुझे बहू चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से ऐसे ही खबर रखी कि भाई अगर कोई हो तो बताना। तो हमारे दोस्त लोग ग्वालियर में रहते हैं और कुछ दोस्त यहाँ पढ़े भी हमारे साथ जी। तो उन्होंने अचानक कह दिया, बोले शादी करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। तो फिर उन्होंने बातें चलाई ममता से, और उसके बाद फिर लगभग 1 महीने में सर, कुछ कहा नहीं जा सकता कि 1 महीने में क्या हो सकता है। सब कुछ हो गया 1 महीने में, लेकिन सब कुछ हो गया 1 महीने में, हमारी शादी तय हो गई। दोस्तों ने कहा प्रदीप भाई कि शादी करोगे, ये नहीं पूछा दोस्तों ने कि खिलाओगे क्या? नहीं, दोस्तों को ये विश्वास था उस समय से, भरोसा था आप पर पूरा। बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या हुआ बताएं। तो 1 महीने में शादी तय हुई, फोटो वगैरह देखा घर के लोगों ने। तो सबने कहा, बोले बेरोजगार हो तो क्या, कुछ तो है तुम्हारे पास जरिया, और नहीं होगा तो हम तो हैं साथ में। बहुत बढ़िया, हम तो साथ देंगे बिल्कुल। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे परिवार वाले बहुत कम मिलते हैं सर। आज तक मैंने जो सुना है बहुत कम मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं दृष्टिबाधित को। मगर मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। लोगों से वो यही कहते थे, क्या अगर रोजगार नहीं है तो क्या हम बच्चे की शादी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मतलब विवाह कहाँ हुआ आपका? आपके यहाँ हुआ या आप झारखंड गए थे? नहीं, हमने इनको बोला, क्योंकि झारखंड गई ही नहीं थी, हॉस्टल में थी ग्वालियर में। तो हमने इनसे, जो इनके फ्रेंड दोस्त थे, तो वो हमारे मित्र, अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो हमने उनसे कहा, हमने कभी आप जबलपुर ले आओ उनको, ममता को जबलपुर ले आओ, उसके बाद अपने यहाँ कोर्ट मैरिज कर लेते। यानी इनकी तरफ से कोई परिवार वाले शामिल नहीं हो पाए? नहीं हो पाए सर। और आपके परिवार वाले सब चाहते थे कि आप करें शादी? हाँ सर, हमारे परिवार वालों ने सबने साथ दिया बकायदा। तो प्रदीप भाई, आमतौर पर जो खुद पुरुष होते हैं हमारे दृष्टिबाधित समाज के, वो भी जी, और उनके परिवार के सदस्य भी, क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि भाई माताजी की इच्छा थी कि देखभाल करने वाला कोई मिले जी, तो मानना ये रहता है हमारे साथियों का कि अगर दृष्टिबाधित से विवाह करेंगे तो ना तो वो देखभाल खुद की कर पाएंगी और ना ही हमारे परिवार की देखभाल कर पाएंगी जी। तो ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आपने ममता जी से विवाह किया, लेकिन जी, किसी को ये परिवार में डाउट नहीं था कि भाई कैसे बेटा, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम विवाह करने जा रहे हो और समस्याएं उल्टा कुछ बढ़ जाए, ऐसा था क्या कुछ? नहीं, परिवार ने खुलकर कहा, बोले कोई समस्याएं नहीं आएंगी और कोई समस्याएं आएंगी तो हम तो हैं, सपोर्ट बराबर करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने भी देखा होगा ऐसा लोग मानते हैं ना आमतौर पर, बाकी ऐसा होता नहीं है। दृष्टिबाधित साथी भी किसी से कम नहीं है, वो अपनी योग्यता में, अपनी क्षमताओं में, अपनी कार्य कुशलता में, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है ना आमतौर पर जी। और आपने तो बहुत प्रयास किए प्रदीप भाई, जहां तक हमारी जानकारी है विवाह के लिए, फिर ममता जी पर कैसे आकर के अटक गए आप? अचानक बात चली थी सर। अचानक? बाकी आप तो कई सालों से प्रयास कर रहे थे ना? जी जी, मैं प्रयास कर रहा था। कहीं और कुछ बातचीत वगैरह हुई थी थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में बातचीत हुई थी, फिर लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। गवर्नमेंट जॉब का मसला आ गया? नहीं, मसला तो ये था कि जाति में आ गया। जाति का मसला आ गया, अच्छा। तो और उसके अलावा? बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, फिलहाल में तो एक यही मसला आया था। प्रदीप भाई, गांव बिरादरी परिवार में नहीं किसी ने कहा कि चलिए हम ही करा देते हैं तुम्हारी शादी? नहीं, किसी ने नहीं कहा। कई लोगों से चर्चाएं भी चली, लेकिन सब लोग यही कह के टाल देते थे, सब भगवान करे, भगवान पे छोड़ दो सब। अरे बाप रे बाप।
तो आमतौर पर इसका मतलब ये माना जाए कि आपके इलाके में यही सोच रहती है लोगों की कि भाई ये तो ईश्वर का ही किया धरा है, ईश्वर ठीक करेंगे, मतलब यही रहती है क्या सोच? हाँ सर, यही रहती है बिल्कुल। और वैसे मतलब आप जैसे जो लोग हैं, आप हैं, आपके और साथी हैं, उन सब के प्रति दृष्टिकोण वहां पर आम लोगों का क्या रहता है? बस यही है कि ये लोग कैसे कर पाएंगे, ये है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं तो कुछ का तो भरोसा है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल वैसे रह जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कि हम अपने गांव को जागरूक करें या बताएं कुछ, तो कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, हम तो बराबर गांव में रहते हैं और लोगों से कहते हैं कि नहीं, ये भगवान पर भरोसा करना ये तो ठीक है, लेकिन अपने आप पर भरोसा सबसे बड़ी बात। तो आपके दोस्त लोग जो रहे आपके साथ, जिन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज किया, सब ने यही कहा कि भाई विवाह कर लीजिए, या कोई ऐसा भी था जिसने समझाया कि नहीं भाई अभी जल्दबाजी मत कीजिए, रुकिए अभी थोड़ा? नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा, बोले यार तुम्हारे पास रोजगार नहीं है तो शादी मत करो। लेकिन फिर हमारे परिवार ने हमारा साथ दिया, बोले नहीं नहीं, बेरोजगार है तो ऐसा थोड़ी शादी न करें, भाई वक्त के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग खोलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ सरकार देना, हम लोग अपना भी रोजगार खोलेंगे। सही बात। और वाकई में अभी मेरा प्लान चल रहा है कि जबलपुर में एक कोचिंग सेंटर खोला जाए। अरे वाह, म्यूजिक का ही? जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और आपको तरक्की मिले, यही आज कामना करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। और निश्चित रूप से जितने श्रोता हमारे सुन रहे हैं वो भी आज आपके लिए ऐसे ही विचार रखेंगे अपने मन में कि आप जो भी चाह रहे हैं करना अपने जीवन में, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिले जी। लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलेगी प्रदीप भाई, तब तक तो जीवन है तो संघर्ष है, मान करके चलिए। हाँ सर, बिल्कुल। तो श्रोताओं, सुन रहे हैं हमराही कार्यक्रम प्रदीप जी और ममता जी के साथ में। प्रदीप भाई, आपने कहा कि आपकी जॉब नहीं है फिलहाल, तो पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी कर ली है, अब आप मतलब पीएचडी भी आपकी हो जाएगी थोड़े समय में जी। तो एग्जाम वगैरह देते रहते हैं? हाँ सर, एग्जाम वगैरह देते रहते हैं सब कुछ। अभी कोई है ऐसा एग्जाम जो जिसको दिया हो और उसका रिजल्ट वगैरह आने वाला हो? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी मल्टीटास्किंग सर्विस का भरा है हम लोगों ने, तो अब जुलाई में उसका एग्जाम होगा। इससे पहले हमने एमपीपीएससी की भी कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन सफल नहीं हो पाए। खैर, एक बार से क्या होता है, दूसरी बार फिर कोशिश करेंगे। बीएड नहीं किया आपने ना? नहीं, बीएड नहीं किया हमने। कभी विचार ही नहीं आया, या जो अपनी व्यस्तताएं हैं उसके चलते नहीं कर पाए? नहीं सर, मैंने असल में विचार ये सोचा कि सभी लोग बीएड करेंगे, मैं कुछ अनोखा करके देखता हूँ, मैं प्रोफेसर बन के देखूंगा। अच्छा जी। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रोफेसर बनने की और अग्रसर हैं या कुछ रुकावटें आ रही हैं उसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल अग्रसर हैं सर। आपने बताया आपका एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी बनाया था आपने? जी जी। क्या करते थे उस ग्रुप के माध्यम से प्रदीप भाई? उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग प्रोग्राम करते थे, जो भी देवी जागरण वगैरह होते थे, भजन संध्या वगैरह, ये काम करते थे। और कई जगह कार्यक्रम मिलते थे चुनाव वगैरह के, तो भी हम लोग करते थे। तो मैं ऑर्गन कीबोर्ड प्ले करता था, मेरे साथ मेरे गुरुजी भी रहा करते थे, कोमल सर। अच्छा। तो हम लोग दोनों पर ये रहा करता था कि ऑर्गन कीबोर्ड प्ले करेंगे। तो जब कोमल सर नहीं रहते थे तो फिर मैं करता था, और जब सर रहते थे तो मैं हारमोनियम प्ले करता था। तो कितने लोगों का ग्रुप हुआ करता था आपका? उसमें 8 से 10 लोग हैं। 8 से 10 लोग हैं जी। तो मतलब वो अगर अच्छा चल रहा था तो फिर आपने बंद क्यों किया? बंद असल में हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी भी चल रहा है, बहुत। लेकिन क्या हुआ है सर कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि भाई 1100 रुपए या 1200 रुपए इनको दक्षिणा दे दो तो बस हो जाएगा। तो आप हर तरह के कार्यक्रम किया करते थे या केवल धार्मिक कार्यक्रम किया करते थे? नहीं, हर तरह के। अच्छा, फिल्मी, गैर फिल्मी, सब तरह के मतलब? जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ममता जी? जी हाँ सर जी। भाई प्रदीप जी तो संगीत की साधना कर रहे हैं
संगीत से जुड़े हुए हैं। जी सर जी। आपकी भी रुचि है संगीत में? सुनते हैं सर जी। अच्छा, नहीं आपने कभी स्कूल वगैरह में सीखा हो या ऐसा कुछ था क्या मन में? मसीही भजन सीखी हूँ स्कूल में। शिव भजन? जी, मसीही भजन यीशु अच्छा, मसीह का। अच्छा, यीशु मसीह का। तो ममता जी मतलब आपको लगता है कि ये शादी करने का जब आपने निर्णय लिया? जी सर जी। तो आमतौर पर तो लड़कियां कहती हैं भाई गवर्नमेंट जॉब हो तो हम शादी करें। नहीं सर जी, मेरे मन में शुरू से एक विचार था कि जब भी मैं शादी करूं तो मैं एक ऐसे परिवार से शादी करूं कि वो गरीब हो, मतलब। अच्छा जी, शुरू से ये सोच था। कोई खास कारण? कोई खास कारण? देखिए सर जी, ऐसा क्यों मेरे शुरू से ये सोच रहा। ये सोच क्यों रहा आपका? उसके पीछे मतलब क्या सोचा आपने कि भाई आपने भी गरीबी देखी है तो इसीलिए आप ऐसे ही परिवार में जाना चाहती थी? लेकिन नहीं सर जी, मैं सोचती थी मान लीजिए पैसे वाले से करूंगी, मान लीजिए वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो बहुत कुछ सोचती थी अपने मन में, उनकी विचार कैसी होंगी। लेकिन आपको पता है ना कि जब जॉब नहीं होती है तो समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि यार मेरी आवश्यकताएं जो कुछ भी हैं थोड़ी बहुत वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या हो रही हैं तो बड़ी मुश्किल से हो रही हैं। ऐसा आपको भी तो महसूस होता होगा ना, कि नहीं होता है? होती है, बट देखिए सर जी, मैं सोचती हूँ ये कि मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है, बाद में तो हो पाएगा वो काम। लेकिन हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है काश मैं जॉब करती तो हेल्प तो कर पाती घर का। वो तो बहुत अच्छे विचार है आपके, लेकिन समस्याएं तो अभी आपको महसूस करनी पड़ती है ना। उसके लिए क्या क्या करेंगी अब आप? पढ़ाई भी अभी आपकी पूरी नहीं हुई है। मैं अभी फॉर्म डाल रही हूँ, अगर सिलेक्ट हो जाऊंगी, फॉर्म एग्जाम निकल जाएगा तो फिर मैं कर लूंगी। तो पढ़ाई करती हैं आप? जी हाँ, पढ़ाई तो कर रही हूँ घर पे। जैसे किताबें, शादी होने के बाद कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप, ये बताइए। जैसे किताब रखा रहता है ना, तो उनके पास किताब है, उन्हीं की किताब पढ़ लेती हूँ। ब्रेल में? जी हाँ, ब्रेल। तो ब्रेल में तो कहाँ कुछ अवेलेबल हो पाता है। खैर कोई नहीं। ममता जी, तो क्या रहती है आपकी दिनचर्या? आज जब शादी करके आई है यहाँ पर इस घर में, आपका रूटीन क्या रहता है डेली का? डेली का दिनचर्या आप मतलब खाना वाना बनाती हैं तो दोनों टाइम का बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? अभी आपसे खाना नहीं बनवाया जाता है? अभी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, उतना नहीं करने देती है मम्मी जी दीदी। अच्छा, मना कर देते हैं सब लोग? करते हैं लेकिन उतना नहीं जी। तो घर कैसा है, बड़ा है छोटा है? घर सही है सर जी। सही है जी। तो आपकी माता जी जो हैं उनसे कभी बात होती है फोन वगैरह पे? जी हाँ सर जी, कभी कॉल कर लेती हैं तो बात हो जाती है। अच्छा, वैसे मतलब ज्यादा बात नहीं होती है? जी सर जी। और आपने बताया आपकी 4 बहनें और हैं, उनसे कोई बातचीत होती है या सबने छोड़ रखा है एक तरह से कि भाई शादी हो गई अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो? बस एक मेरी छोटी बहन मम्मी के पास रहती है, तो मेरे से बात करती है, और किसी बहन से बात नहीं होती, दीदी लोग से। अच्छा, और किसी से नहीं होती? सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं? जी सर। कह रहा हूँ आपकी बाकी की बहनें सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं? जी हाँ सर जी। तो आपने जब शादी की जी सर, तो कोई आया था आपकी तरफ से, आपके दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह कोई आए आपके साथ कि नहीं? जो हमारी शादी लगवाई वो आई थी हमारे साथ, और उनके हस्बैंड आए थे। अच्छा, वो आए। तो वो लोग तो आज भी कांटेक्ट में होंगे आपके, जिन्होंने आपकी शादी करवाई थी? जी सर। जिन लोगों ने आपकी शादी करवाई है, जी, आपकी फ्रेंड वगैरह, वो तो अभी भी आपसे संपर्क में होंगे ना? जी हाँ, संपर्क में हैं, ध्यान रखते हैं पूरा? जी। वैसे वो ग्वालियर में रहती हैं। अच्छा, ग्वालियर में रहते हैं? तो जी, ग्वालियर में उनके हस्बैंड जॉब करते हैं बैंक में, स्टेट बैंक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। वैसे आपने 12th किया है, तो 12th करने के बाद आप भी अब बैंक वगैरह के एग्जाम भी दे सकती हैं, फॉर्म भरा कीजिए। तो क्या कौन सा काम सबसे कठिन लगता है आपको ममता जी? मुझे कठिन, देखिए सर जी, थोड़ी बहुत शुरू में लगती है, लेकिन ना उसके बाद सीख जाने के बाद नहीं लगती है। रोटी में मैं सोचती थी कैसे बनाऊंगी रोटी मुझे बिल्कुल ही नहीं आती थी लेकिन गोल मतलब बना नहीं पाती थी। मैं सोचती थी। किसने सिखाई आपको रोटी बनाना? मुझे मम्मी जी, दीदी, ये लोग सब सिखा रहे हैं। अच्छा, ये सब और मैं सीख गई हूँ थोड़ा।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत सावधानी की आवश्यकता है ना? जी सर जी। प्रदीप भाई अभी हो गए हैं बाहर, आ रहे हैं सर जी। जी जी। तो ममता जी, ये मतलब आपने कब निर्णय ले लिया था कि भाई अब तो शादी करनी ही करनी है? कितने आप पढ़ाई कर रही थी, स्कूल कर रही थी, तभी निर्णय ले लिया था, या जब ये परेशानियां सब देखी घर परिवार की, कब आपने सोचना शुरू कर दिया था विवाह के बारे में? सर जी, मेरी जिंदगी में मतलब मेरी मम्मी पढ़ा नहीं पाती थी मुझे। मम्मी ध्यान नहीं देती थी, सब बहन पे ध्यान देती थी, तो मुझे लगता था कैसे मैं पढ़ाई करूंगी। 8 क्लास तक तो एक मैम थी और मुझे पढ़ाई, ऑफिस में नंबर था उनका, तो फिर मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल छोड़ दी। उसके बाद मैं आ गई दिल्ली। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ था तो मैं घर चली गई थी। उसके बाद मम्मी लोग भी ध्यान नहीं देती थी, बोलती थी नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर मैं जिद करके दिल्ली आई। दिल्ली में किस तरह 12वीं तक मैं खुद अपने पैसे से पढ़ाई की। उसके बाद मैं सोची अब क्या करूंगी, पैसे कोई दे नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, मुझे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर मैं शादी कर लेती हूँ। मैं अपनी दोस्तों से बात चलाई। जैसे मैं हॉस्टल में भी रहती थी तो हमारी मम्मी उतना मतलब आती नहीं थी, तो मेरी जिंदगी में ऐसी तरह बहुत सारी परेशानियां आई, तो मैं सोच ली शादी करने को। कभी आपस में कुछ लड़ाई वड़ाई भी होती है? नहीं सर जी। नहीं होती है? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत कभी कभी चलता है सर जी। होता है थोड़ा बहुत, गुस्सा कर लेते हैं आप? जी। आप भी गुस्सा कर लेती होंगी? जी सर। जब आप 12वीं कर रही थी, स्कूल कर रही थी, तो वहाँ कौन मदद करता था आपकी? मतलब किसी का तो सहयोग मिलता होगा? सर जी वहाँ पे तो कोई नहीं, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह में भरती थी तो वो पैसे आते थे, तो मैं उन्हीं को जमा करके रखती थी और बाद में एग्जाम में इस्तेमाल करती थी, यूज करती थी। बाकी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं थे जो आपकी मदद करते हो? टीचर वगैरह जी में हाँ कोई सर। आपके कोई टीचर वगैरह में कोई नहीं थे ऐसे? जी नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली की तो लाइफ बिल्कुल अलग थी और यहाँ गांव की लाइफ बिल्कुल अलग है। जी। काफी। तो मैं वैसे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा चुकी थी, बस एडमिशन कराना था, तो फिर मैं शादी कर ली तो वो एडमिशन बस रुक गया, तो रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका था सर कॉलेज में। अब दोबारा पढ़ाई शुरू करनी चाहिए आपको आगे? जी। फिर भी मैं सोची किसी तरह पढ़ाई करूंगी, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हाँ, वो तो अच्छी बात है कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है ना कि जब नौकरी नहीं होती है तो समस्याएं कितनी बढ़ जाती है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख रही हैं, आप खुद समझ रही हैं सारी चीज। जी सर। जी जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बातचीत को प्रदीप जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, आप हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रदीप जी और ममता जी के साथ हमारी बातचीत हो रही है। हमारे आज के मेहमान जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमराही कार्यक्रम का ये आज 64 एपिसोड आप सबके लिए प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन प्रोग्राम तो हम हर रोज प्रसारित करते हैं, हर तरह के प्रसारित करते हैं। आप रेडियो मधुबन 90.4 FM को सुनते रहो और मुस्कुराते रहो और औरों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेरते रहो, यही हम चाहेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से संबंधित आप अपने सुझाव देने के लिए हमें 94 14 15 14 15 पर संपर्क करना बिल्कुल मत भूलना। और इस कार्यक्रम का भी हिस्सा बनना अगर आप चाहें तो आप सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप रेडियो मधुबन में भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्रदीप भाई। जी सर। अब क्या है आगे इरादा, क्या है प्लानिंग आगे की? आगे की प्लानिंग सर बस म्यूजिक के क्षेत्र में पूरा सहयोग करने का है और पूरा आगे बढ़ाना। अपन प्रोफेसर बनेंगे म्यूजिक के। अच्छा, आपका पसंदीदा विषय मतलब क्या गायन है कि वादन है? गायन है बिल्कुल। आप गाते हैं? कौन से गीत गाते हैं आप? मैं ज्यादा करके बुंदेलखंड से संबंध रखता हूँ। अच्छा, बुंदेली लोकगीत अधिकतर गाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत खूब। तो 2 लाइनें गुनगुनाइए फिर जरा बुंदेली, हम भी चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को हम सुनवाएं जी जी आपके माध्यम से, ताकि एक अलग जो भारत का जो विविधता का रंग है वो भी नजर आएगा। जी। तो हमारे बुंदेलखंड में एक विरह गीत गाया जाता है जी। सावन के समय पर जब बरसात हो रही है तो राधिका जी व्याकुल हैं और कह रही हैं कि भगवान कृष्ण आए नहीं
तो सखी सावन की छाई बदरिया और आए ने कान्हा सवरिया। सखी सावन की छाई बदरिया वाह। और आए ने कान्हा सवरिया। ना मैं सोई ना मैं जागी, हाय भाई हो आज अभागी। ना मैं सोई ना मैं जागी, हाय भाई हो आज अभागी। कभू लीनी ने मोरी खबरिया और आए ने कान्हा सवरिया। सखी सावन की छाई बदरिया और आए ने कान्हा सवरिया। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रदीप भाई, परिवार की बात अपन छोड़ दें, आपकी अपनी सोच भी एक तरफ रखें एक बार को, लेकिन अब आपके विवाह को लगभग 6 महीने हो चले हैं। कभी कभी तो आपको भी लगता होगा ना, यार कहाँ मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, कि मुझे काफी कुछ सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और जो दृष्टिबाधित होने की अपनी जो समस्याएं आपको लगती होंगी, नजर आती होंगी, कभी कभी लगता होगा कि सपोर्ट उतना नहीं है, सहयोग उतना नहीं है। तो फिर क्या करते हैं ऐसे में आप, जब ऐसी परिस्थिति आती है या नहीं आती? नहीं, हमारे साथ तो अभी तक नहीं आई। नहीं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ गलत कर दिया? नहीं, कभी नहीं लगा। तो अगर आप ही की तरह कोई व्यक्ति बेरोजगार है प्रदीप भाई जी, और पढ़ाई पूरी हो चुकी है, किसी तरीके से कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हो, लेकिन वो दुविधा में है कि यार विवाह करें कि ना करें, क्योंकि करेंगे तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये रहे, क्या सलाह देंगे आप ऐसे व्यक्ति को? क्या मतलब चाहेंगे उनको, कैसे समझाना चाहेंगे? मना करेंगे या कहेंगे कि नहीं कर लीजिए भाई? नहीं, सबसे पहले हम ये देखेंगे सर कि परिवार का सपोर्ट है उसके साथ या नहीं, परिवार कितना सपोर्ट करता है, गांव के लोग कितना मानते हैं, यह हम देखेंगे सबसे पहले। क्योंकि अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि शादी ना करें, और अगर परिवार सपोर्टर है, पूरी तरह सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल शादी करें। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं ना जिनको परिवार ने छोड़ दिया होता है जी, ऐसे में क्या कीजिएगा? ऐसे में तो ये करेंगे, अगर वो अपने पे अधिकतर निर्भर हो तो ही शादी करें। अच्छा, मतलब अगर अनुभव आपको काफी कुछ हो अगर, तो शादी करें। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं अभी हमें ठीक नहीं है, तो शादी। आपसे भी तो पूछते होंगे बहुत लोग, यार कैसे चला रहे हो अपना कामकाज, खर्चा कैसे चला रहे हो? बहुत लोग आपसे भी तो मिलते होंगे ऐसे। जी जी। फिर क्या कहते हैं आप उनको? हम कहते हैं बस चल जाता है, हमारा इतना तो है कि खाने के लिए अभी हो जा रहा है। आप खुद बताएं प्रदीप भाई इस बात को कि आपने ममता जी से विवाह किया है, ममता जी की एजुकेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है जी, और बातों से ऐसा लगता है कि वो एक्टिव भी उतनी नहीं है शायद जितनी आजकल की लड़कियां हैं। जी जी जी, अभी नहीं है ना, नहीं है ना इतनी एक्टिव। तो ऐसी परिस्थिति में उनको जब आप देखते हैं तो अपने ब्लाइंड साथी के बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है कि अगर इंसान इस परिस्थिति में भी जब अगर घर चला रहा है, यानी आपका कहीं ना कहीं वो घर में आपका साथ दे रही है जी, तो फिर किसी को भी कोई मुश्किल हो सकती है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। आप कैसे सपोर्ट करते हैं उनका? मैं ज्यादातर उन्हें समझाने में रहता हूँ कि अपने आप में एक्टिव रहो, और जो कुछ पूछा जाए आप उसका बड़ी आसानी से जवाब दो। अगर नहीं बन रहा है तो हमसे बताओ, हम आपको बताएंगे कैसे। ये तो सब हो गया, ये तो बातचीत की बातें हो गई, लेकिन जो घर का कामकाज होता है उसमें बड़ी समस्याएं रहती है ना। परिवार के साथ जो तालमेल बिठाना होता है वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जी जी सर। वो सब कैसे कर पाते हैं? वो तो सर मम्मी सपोर्ट करती हैं फिर उनको। अच्छा, मम्मी एक्टिव करती हैं, वो बोलती है हम खुद एक्टिव करेंगे। मतलब है क्या कि आज की तारीख में जो एक तरह से, मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल में लाना चाहता हूं, लेकिन चाहे कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो,
सबकी जो डिमांड्स हैं वो काफी बढ़ गई है, उनकी जो सोच है वो काफी मतलब ज्यादा हो गई है जी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे समाज में चाहे या तो आपकी तरह प्राइवेट जॉब करने वाला कोई पुरुष हो या फिर ममता जी की तरह ऐसी कोई लड़की हो जिसका एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, जिसके जॉब लगने की भी संभावना अभी फिलहाल नहीं है और जो एक्टिव भी नहीं है, ऐसे में समस्याएं उनके सामने बहुत सारी बढ़ जाती हैं। उनकी तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि जो इच्छाएं हैं वो मन में ही रह जाती। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं प्रदीप भाई? मैं ये सोचता हूँ सबसे पहले उनसे विनम्र होकर बातें करें और ज्यादा उन्हें कड़कपन ना दिखाएं, तो वो अपनी समस्याएं फिर हम तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा जी। नहीं, समस्याएं तो चलो पहुंच जाएंगी, लेकिन समस्याएं जो रोजमर्रा के जीवन में आती हैं, हाँ, फिर भी कुछ छुपी रहती हैं। हाँ, कुछ छुपी रहती हैं, उनका समाधान बड़ा जरूरी होता है। जी। तो आपके जीवन में आपको भी कई लोगों का सहयोग मिला होगा, सपोर्ट मिला होगा प्रदीप भाई? जी। तो किसका लगता है कि आपको बहुत अच्छा सहयोग मिला आज तक अपने जीवन में? जी, सबसे ज्यादा हमारी मम्मी। और मम्मी के अलावा? मम्मी के अलावा ज्यादा करके एक तो हमारी मम्मी का है, हमारी दीदी का सबसे बड़ा सहयोग। टीचर्स में, आपके दोस्तों में? टीचर्स में तो हमारे एक वैशम पाइन सर है। अच्छा। वैशम पाइन सर हमारे आज रिटायर हैं। अच्छा। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा आगे बढ़ाने में। क्या तो वो दृष्टिबाधित है या दृष्टिबाधित नहीं है? नहीं, वो दृष्टिवान है। दृष्टिवान है। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों सर और मैडम दोनों थे, दोनों हमारी पूरी मदद किया करते थे, पूरा सहयोग करते थे, और आज उन्हीं की बदौलत से मैं संगीत की सीढ़ियां चढ़ पाया। क्या बात है, वाह। तो आप गा लेते हैं और कीबोर्ड आपने कहा बजा लेते हैं, इसके अलावा और क्या क्या कर लेते हैं संगीत में आप? मैं बस वही कीबोर्ड बजाना और गाना फिलहाल में तो। अच्छा जी। तो ये जो आपने कहा म्यूजिक एकेडमी का जो विचार चल रहा है आपके मन में, ये इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया आपने? जी, प्रयास शुरू कर दिया है। और कब तक उम्मीद करें कि प्रदीप रैदास की म्यूजिक एकेडमी शुरू हो जाएगी? फिलहाल में तो सर समय लगेगा, क्योंकि अब सपोर्टर नहीं है अभी तो कोई, क्योंकि म्यूजिक में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं लोग। तो सबसे पहले तो मुझे सपोर्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर खाली गायन और वादन का खोलूंगा तो मुझे ज्यादा कर लाभ नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, रिपेयरिंग का काम भी चालू करता हूँ। अच्छा। तो छोटा मोटा रिपेयरिंग, जैसे हारमोनियम का रिपेयरिंग कर दिए, और अपने तबला का रिपेयरिंग हो गई, ढोलक की रिपेयरिंग हो गई, ये छोटे मोटे काम तो अपन करें सर। अच्छा, इसके साथ साथ प्रदीप भाई आप नृत्य को भी अगर शामिल कर लें किसी डांस टीचर को रख करके। जी जी। तो क्योंकि आज डांस तो काफी लोग सीखना चाहते हैं जी, तो संगीत के साथ साथ अगर नृत्य भी मिल जाए उन्हें तो बहुत अच्छा रहे। आपकी एकेडमी और ज्यादा अच्छे से चल सकती है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के आपको आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा ना भैया, परिवार चलाना है तो। जी जी बिल्कुल। और उसके लिए फिर आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जी, करेंगे खैर सर, मेहनत तो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। नहीं, ये बात तो सही है, मेहनत आप कर भी रहे हैं और बड़ा ही संघर्ष आपने किया भी है। जी। विवाह करने के बाद क्या लगता है, जिंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? नहीं, थोड़ी सी संघर्षशील तो है ना? जी जी। तो वही है कि बड़ा अच्छा लगा प्रदीप भाई, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आने की इच्छा जाहिर की, और आज यह कार्यक्रम आप सबके साथ, आप दोनों के साथ किया गया। ऐसे ही मुझे लोग सुनेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने इसीलिए अपने आप को आना ठीक समझा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचानी है। बिल्कुल प्रदीप भाई, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके आसपास के लोगों से या देश भर के लोगों से, रेडियो मधुबन के श्रोताओं से, अगर आप किसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, तो उसका भी आह्वान इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बताएं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे जितना आप ऑनलाइन कोचिंग अगर करना चाहें तो बस मुझे संपर्क कर सकते हैं, और फिर
मेरी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। तो कोई चाहे आपसे संपर्क करना तो क्या करे? उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर यही है 9752569991, यानी 9752569991 नंबर पर मुझे संपर्क करें। बिल्कुल 24 घंटे तो अलाउ रहते हैं हम। और म्यूजिक की 3 क्लासें चलती हैं। अभी 3 क्लासें ले रहे हैं आप? नहीं, अभी तो केवल एक ही चल रही है। अच्छा, आप क्या बता रहे थे 3 क्लासेस के बारे में? जी, 3 क्लासेस रहेंगी। पहली क्लास में हम गायन वालों को रखेंगे और दूसरी क्लास में हम हारमोनियम या ऑर्गन कीबोर्ड वालों को, और तीसरे में हम उनको रखेंगे जिनको म्यूजिक से कुछ कर रहे हैं और थ्योरी की अति आवश्यकता है, क्योंकि थ्योरी इकट्ठा करना आजकल बहुत मुश्किल की बात है। तो तीसरी क्लास हम यही रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है प्रदीप भाई। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और किसी तरीके से आप आत्मनिर्भर बन जाएं। जी। आपको जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो सब आपकी मुश्किलें कम हो जाए, समाप्त हो जाएं। बिल्कुल। और समाज के लिए आप एक उदाहरण बन सके। जी जी। आज हो सकता है आपको सुन करके अलग अलग विचार हमारे श्रोताओं के मन में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से आप अगर कुछ ऐसा कर जाए जो कि लोग सोचने पर विवश हो जाएं, तो मुझे लगता है कि जीवन की सार्थकता उसी में है। बहरहाल बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में अगर आप कोई संदेश देना चाहें श्रोताओं को तो उसके लिए भी स्वागत है आपका, बताएं। बस संदेश तो मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आप आगे बढ़े, सबसे पहले आप संघर्ष से पीछे ना हटें। हर जगह संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से पीछे ना हटें, आगे बढ़ें। और परेशानियां तो आती रहती हैं, परेशानियों को ये सोचकर ना झेलें, मतलब ना छोड़ें कि ये परेशानी है तो इससे हम निपट नहीं पाएंगे। हर समस्याओं का हल है, भले देर से निकलेगा लेकिन आएगा जरूर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा हमराही कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आप सबको हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, नहीं आया हो, या फिर आपका कोई और सुझाव, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो, आप हमारी टीम से बात करना चाहते हो, तो आप सबका हमेशा स्वागत है। आप रेडियो मधुबन में संपर्क करें 9414151415 डायल करके 9414151415 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप अगर चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इसके अलावा हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें आप, जहां पर आप रेडियो मधुबन के तमाम कार्यक्रमों को सातों दिन सुन सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर केवल रेडियो मधुबन टाइप करना है और जो ऐप आपको मिलेगा उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आप बड़ी आसानी से रेडियो मधुबन के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। लेकिन हमराही कार्यक्रम सुनना चाहें तो अगले सप्ताह तक इंतजार कीजिए। इसी समय, इसी चैनल पर शाम 5 बजे फिर मिलेंगे, और किसी और नई कहानी के साथ, किसी संघर्ष के साथ, किसी समाधान के साथ, और हमारे नए नए मेहमानों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए संदीप त्रिवेदी को। धन्यवाद।